हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लब पर। ऑल स्टूडेंट, कल का मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं जो महत्वपूर्ण सामान्य सचेतता के लिए वेरी महत्वपूर्ण था, जो आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए वेरी कारगर रहेगा। ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं तो एक बार उनको सेशन शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मैं आपको रोज़ 50 से 70-80 प्रश्न कराऊंगा। और पिछली कल की वीडियो में मैंने आपको जीएस के 50 प्रश्न कराए थे, जो मैंने आपको 50 मिनट या 55 मिनट में कराए थे स्टूडेंट। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि सभी स्टूडेंट कितना टाइम लेते हैं क्वेश्चन देखने में और पढ़ने में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके प्रश्न आज भी 50 या 70 के बीच में कराऊंगा। तो ऑप्शन आप मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें अच्छे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे ही काम होगा। क्योंकि आप जितना जीएस को पढ़ लोगे उतना ही कम है, क्योंकि जीएस अपार है स्टूडेंट। तो आप ये चाहते हैं कि अगर हमारे जीएस में 50 में से 35 या 45 नंबर आ जाएं तो आप जीएस को अच्छे लेवल पर पढ़िए और रोज़ की रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जो मैं आपको शाम 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर करा रहा हूँ। तो और स्टूडेंट बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। और स्टूडेंट, मैंने आपसे कल कहा था कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरे जो चैनल पर सब्सक्राइब 1000 के समथिंग नहीं है, उसको 1000 कराने की गारंटी आप लोगों की है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसे 1000 आज ही करा देंगे। और जितने भी स्टूडेंट ने कल वीडियो को शेयर किया था और जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइब बढ़वाए हैं, थैंक यू उनके लिए, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, बहुत मोस्ट वेलकम उनका जो आज हमारे यूट्यूब पर न्यू आएंगे। चलिए वो स्टैंड, तो शुरुआत करते हैं। बने रहे मेरे साथ, 1 घंटे में हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे। हो सकता है कि मैं आपको 100 प्रश्न भी करा दूं 1 घंटे में। तो बाकी आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं और कितनी जल्दी मुझे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न में एक्सकीमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो एक्सकीमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, यह हमारा पहला प्रश्न है। तो शुष्क क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्रों से, सवाना क्षेत्रों घास के मैदानों से, या ध्रुवीय वर्षा वन क्षेत्र से। तो इन्होंने पूछा है पहले प्रश्न में कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो वो एक बार अपनी पेन कॉपी निकाल लें और अपनी आंसर की अपनी कॉपी बनाएं और इस पे भी कमेंट करते रहें और बाद में मुझे बताएं कि हमारे 50 में से कितने प्रश्न सही गए हैं। तो एक्सकीमो जो किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात आपको पूछी है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो एक्सकीमो किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। और स्टूडेंट आपको मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद आप तुरंत में आंसर करिए। तो इन्होंने पूछा है कि माई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। अगर आपको पता है तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो माई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है स्टूडेंट। अगर आप सही आंसर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी आंसर नहीं जानते हैं, तो मुझे खुशी होगी। और स्टूडेंट जो अभी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप ये ना समझे कि हाँ कि कौन नहीं आए। जितने बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं जो भी हैं और स्टूडेंट 10 12 15 16 2 4 जो भी हैं वो ही पढ़ते रहें। क्योंकि मुझे उनको सिलेक्शन दिलाना है जो पढ़ रहे हैं। जो अभी ऐसे ही हैं जो नहीं मौज मार रहे हैं तो उन्हें मौज मारने दो, क्योंकि आप उनसे बेहतर बन जाओ जो कुछ नहीं जानते। क्योंकि सिलेक्शन भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट, जो लोग जानते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, जो कुछ नहीं जानते तुक्का का आज का ज़माना नहीं है कि तुक्का लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो इसका पहला दूसरा प्रश्न था कि माई का पहला मंगलवार किस रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन पहला है विश्व परिवार दिवस, विश्व हृदय दिवस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है विश्व अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। तो बताएंगे माई का पहला मंगलवार किस रूप में मनाया जाता है। कितना आलीशान प्रश्न है स्टूडेंट। और जो बच्चे इसका आंसर अभी भी नहीं जानते हैं तो वो क्या करेंगे पेपर में, तो करें कमेंट स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट जितने मेरे साथ लाइव बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे। और स्टूडेंट अगर आपको भी लाइव में टाइम नहीं मिलता है तो बाद में वीडियो देख लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई का दूसरा मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतिक केंद्र नहीं था? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तोशली है, उज्जैनी है, तक्षशिला है या इंद्रप्रस्थ है? तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करके बता दें, क्या हो जाएगा सही आंसर? और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे अच्छे से और बताएंगे कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ अपनी किस खूबसूरती के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ अपनी किस खूबी के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है? पुरातनता पुरातनता, चमक या कठोरता या जंग प्रतिरोधकता? तो पहला ऑप्शन है पुरातनता, दूसरा है चमक, तीसरा है कठोरता और चौथा है जंग प्रतिरोधकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ अपनी किस खूबी के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है? दूध थोड़ा बन गया है। क्या बताया आपने आंसर? हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सही हो जाएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं जंग प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा? जंग प्रतिरोधकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? दोमट, रेतीली, चिकनी मिट्टी या लाल? किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि किस मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। तो पहला ऑप्शन है दोमट मिट्टी, दूसरा है रेतीली, तीसरा है चिकनी और चौथा है लाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्टूडेंट कुछ के आंसर सही हैं, कुछ के आंसर गलत हैं, तो स्टूडेंट ऐसे ही आंसर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है स्टूडेंट वो होता है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है हवा संतृप्त होने पर को नहीं रोक सकती। अधिक जल वाष्प, अधिक वायु, अधिक CO2, अधिक O2? तो एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछा गया है कि हवा संतृप्त होने पर को नहीं रोक सकती। किसको नहीं रोक सकती? अधिक जल वाष्प को, अधिक वायु को, अधिक CO2 को, अधिक O2 को? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं अधिक जल वाष्प। क्या हो जाएगा? अधिक जल वाष्प को। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ब्राजील, कनाडा, रूसी परिसंघ या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट आप भी, तो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो जगह हो जाएगा ऋषि परिसंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषि परिसंग। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऋषि परिसंग। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह बजाने के लिए जाने जाते थे तबला, सितार, वीणा, मृदंग। तो बताएंगे स्टूडेंट कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह बजाने के लिए जाने जाते थे। क्या बजाते थे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितार। किस लिए जाने जाते थे? सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या था? कथा, सरिता सागर, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी और बृहत कथा। तो बताएंगे महाभारत का मूल नाम क्या था? तो स्टूडेंट इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का। तो आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं कि महाभारत का मूल नाम क्या था। सभी कमेंट करें स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों का कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग सभी जानते हैं और आप लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जय संहिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या 2 एवं 3। तो बताएंगे कि चैंपियन ट्रॉफी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो संबंधित है वो किस किस से है। एक तो हॉकी से है वो स्टैंड और एक क्रिकेट से भी है। तो ध्यान रखना है हॉकी और क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है कि चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से भी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 एवं 3 हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित भी है, क्रिकेट से भी तो संबंधित है। तो इन दोनों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एवं 3। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना देखना किसका काम था कि जनता अपने जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है। अहादिश या मनसबदार या मुहताशिब या बला शुहिस। तो बताएंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है। तो अहादिश है या मनसबदार है या मुहताशिब मुहताशिब है या बलासुहिस है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुहताशिब। क्या हो जाएगा? मुहताशिब। तो मुहताशिब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुहतासिब का यह काम था कि जनता अपना जीवन शरीयत के हिसाब से जी रही है या नहीं। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर मुहताशिब हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या किलोमीटर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है कि जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो परिभाषित किया जाता है सभी लोग जानते हैं, किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में, संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा किलोमीटर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज वायर में होना चाहिए। फ्यूज वायर में होना चाहिए उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, कम प्रतिरोध कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक या उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं कि फ्यूज वायर में होना चाहिए। और स्टूडेंट धमाकेदार क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरी नज़रों में तो बहुत ही बेस्ट है। और स्टूडेंट अगर आप एक बार पढ़ के चले गए तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला ना हो। और दिल्ली पुलिस में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया स्टूडेंट तो वेरी वेरी मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट। एक बार मेहनत कर लीजिए मेरे कहने से स्टूडेंट, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, कम समय है और आपके 8-10 दिन है, इसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस ऐड लगाइए और अच्छे तैयारी करके जाइए। तो फ्यूज वायर में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो आप लोग सभी जानते हैं, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक। उच्च प्रतिरोध कम गलनांक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सनी के छल्ले किसके बने होते हैं? गैसें और बादल, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े, वायु और तूफान या उपग्रह। तो सनी के छल्ले किससे बने होते हैं? गैसें और बादल, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े, वायु और तूफान या उपग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार सही स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि सनी के छल्ले किससे बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े। किसके? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से बने होते हैं सनी के छल्ले। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि सनी के छल्ले किससे बने होते हैं। और स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था कि सनी के छल्ले किससे बने होते हैं? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से बने होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज या टेबल टेनिस। तो बताएंगे इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें जल्दी से जल्द, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करने हैं बहुत जल्दी से जल्द। तो बताएंगे मुक्केबाजी से हैं, गोल्फ से हैं, शतरंज से हैं, टेबल टेनिस से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होने वाला है वो है शतरंज से। किससे है? शतरंज से है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, मनुशल्यकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त या 3 अक्टूबर। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करते रहें और स्टूडेंट बहुत आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। आप एक सेट रोज लगाइए मगर शानदार तरीके से लगाइए, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर जब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देंगे तो गलत तो होंगे ही, जब हम आराम आराम से पढ़ेंगे तो आराम आराम से आंसर देंगे तो अच्छे होंगे आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून। वेरी गुड स्टूडेंट, जिस बच्चों ने सही आंसर दिया है। किन्होंने पुस्तक सिल्टन काउंटिंग दी जेड लिखी है? तो किन्होंने पुस्तक सिस्टल काउंटिंग जी जेड लिखी है? फ्रांसिस हैरिसन, फैसल देवेज, J.K. राउलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो किन्होंने पुस्तक सिस्टल काउंटिंग डी जेड लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। स्टिल काउंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस हैरिसन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसिस हैरिसन ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई, मनुष्यलीकरण, बाढ़ और अकाल, बारिश में उतार चढ़ाव। तो भारत में पारिस्थितिकीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में पारिस्थितिकीकरण का असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर।
चलिए, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मंस्टर ग्रह मत लगा देना ऑप्शन, इसका हो जाएगा वनों की कटाई। क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अलकनंदा, भागीरथी, गोमती, घाघरा। तो गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गंगोत्री गांव गंगा नदी का स्रोत है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी के। किसके? भागीरथी के। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो भागीरथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है के राजेश्वर राव, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है ज्योति बसु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से कमेंट करें कि कौन पुस्तक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग अच्छे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा एक बार आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे। कमेंट करते रहें और स्टूडेंट सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग कमेंट करते रहें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि आपके आंसर सही जाते हैं तो मैं सोचता भी हूँ कि आप लोग जॉब जल्दी ले लोगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा चरण सिंह। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राजील में, कनाडा में, यूराग्वे में या दक्षिण अफ्रीका में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। और स्टूडेंट जो लोग अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो एक बार उन्हें सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़े से मन से पढ़ाई कर लो स्टूडेंट। अगर सिलेक्शन लेना ही है तो एक बार मन से तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आपको पेपर दिल्ली पुलिस में है तो एक बार मन से तैयारी करें और अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता देंगे स्टूडेंट कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील है, कनाडा है, यूराग्वे है या दक्षिण अफ्रीका है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी लोग जानते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें, अगर नहीं जानते तो याद करें, ठीक है। जब मैं आंसर बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को याद करके जरूर जाएं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको कंप्यूटर की क्लास दे चुका हूँ, पूरे 170 प्रश्न हैं, 150 से 170 के लगभग प्रश्न हैं उसमें। और दूसरी क्लास हमारी 50 क्वेश्चनों की है, जिसमें हम आपको जीएस के प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम करंट अफेयर की वो कंप्यूटर की क्लास लगाते हैं तो हमारी पहली क्लास कंप्यूटर की है, दिल्ली पुलिस के लिए जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण दिल्ली पुलिस के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरी क्लास हमारी कल की है, जो हमने वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जीएस के प्रोवाइड कराए हैं। और आज तीसरी क्लास है। और स्टूडेंट आप अगर कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी है तो एक बार कंप्यूटर क्लास जरूर देख कर जाएं, क्योंकि कंप्यूटर के 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो हमारी ही वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो गया ब्राजील हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी, पवन, यूरेनियम, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन है, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन लकड़ी है, पवन है, यूरेनियम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो एक बार जैसे वीडियो कमेंट करके बताएंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो स्टूडेंट निम्नलिखित में जो जीवाश्म ईंधन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो एक बार कमेंट कर देंगे तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं एक बार जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है?
तो स्टूडेंट बताएंगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अभी भी हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं तो उनसे आप कई लाख गुना बेहतर हैं वो स्टूडेंट, क्योंकि आप उनसे एक भी प्रश्न पूछ लेना मेरे प्रैक्टिस सेट का, बता दे तो, जो नहीं पढ़े हुए हैं। और जिन्होंने तैयारी कर ली है तो एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर रिवीजन करके जाओगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। पढ़ तो लिया है आपने, एक बार रिवीजन और कर लें मेरे साथ तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप कमेंट कर दें, बातों में ना लगें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आप सभी जानते हैं कि डी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 5वीं या 6वीं? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें, 7वीं है, 8वीं है, 5वीं है, 6वीं है? वेरी गुड ऑल स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और स्टूडेंट ने जोड़ ले अपने साथ जो अभी भी इस सेशन से नहीं जुड़े हैं। अगर पेपर है तो मन से पढ़िए, ऐसे नहीं है कि आए और चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो भारतीय भाषा संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची है। कौन सी है? 8वीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मेघालय, चौथा है मिजोरम। तो एक बार कमेंट जरूर करें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आप भी एक बार कमेंट कर दें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? मिजोरम हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है कि मिजोरम है जो सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? वेरी मोस्ट क्वेश्चन और स्टूडेंट, वेरी 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 मोस्ट, कि मुगल और राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट, ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसे मोस्ट कर लेना, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बताना है, और 1526 में हुआ था, 1527 में, 1568 या 1519? तो एक बार जरूर कमेंट करें स्टूडेंट कि ये पूछा है कि खानवा, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा 1527 में। क्या? 1527 हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 30 मार्च 1930 को, 5 मई 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 26 जनवरी 1930 को? तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई थी? तो एक बार सभी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? 30 मार्च 1930, 5 मई 1930, 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1930?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1930। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वेरी मोस्ट ऑप्शन, वेरी 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 मोस्ट। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपको ये प्रैक्टिस है, रोज लगाना है। आपको मैं बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा ऑप्शन, ठीक है, किसी के कहने में नहीं आना है। ठीक है, तो आपको अपनी ही मर्जी से चलना है, रोज प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक बार से भी लोग कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी या डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे, तो कौन है वो जो 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से 1969 की अवधि में क्या रहे थे? भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी मोस्ट प्रश्न था। ऑप्शन जैसा अभी भी नहीं पता था उसे मोस्ट कर लेना क्वेश्चन को, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? ज्वार भाटा, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण। तो निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो बताएंगे निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो पृथ्वी के घूर्णन का जो परिणाम है एक बार कमेंट कर देंगे सब स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ज्वार भाटा है या कोरियोलिस बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है या ग्रहण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका सही आंसर। तो जो पृथ्वी के घूर्णन का जो परिणाम है तो वो हमारा क्या है? वो है कोरियो कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार, चौथा है बांग्लादेश। एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करें। तो भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन में एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर पढ़ कर जाएं, मेरे कहने से वो स्टूडेंट जरूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, अच्छे लेवल का पेपर नहीं, इतना जो आप समझ रहे हैं कि इतना इजी पेपर नहीं रहेगा, हार्ड पेपर भी नहीं रहेगा, मॉडरेट पेपर रहेगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ के चले जाओगे तो अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है? तो श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका के साथ। क्या आ जाएगा? श्रीलंका। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानता है? सुबनसिरी, देवांग, लोहित या साम्पांगो?
शांगपो। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, शांगपो कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टूडेंट कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी, भारत, चीन, कतर, पाकिस्तान। तो ऑल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक हम पहुंच चुके हैं। और अगर मेरे चैनल पर कोई अभी भी न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं वो वीडियो जरूर लाइक करके जाएं लास्ट में, और अपना पूरा स्कोर बता के जाएं कि हाँ आपने कितना कर लिया है। और आप लोग उनसे बेहतर हैं और स्टूडेंट जो अभी भी हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अब आप 5 दिन तक आपकी कोचिंग ऑफ रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को जम के तैयारी करनी है प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें रोज़ एक प्रैक्टिस सेट। और स्टूडेंट मैं आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगा। आप लोग कहीं भी हो मगर मेरा प्रैक्टिस सेट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको पेपर भी देना है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखें कि आपको पेपर भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को कि हमें पेपर भी देना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसका पहला आंसर भारत, चीन, कतर, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट की, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला कौन सा देश था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन है भारत, चीन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है कतर और चौथा है पाकिस्तान। तो बता देंगे एक बार सभी स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत ने की थी। कब की थी भारत ने की थी, 1982 में। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 542, 530, 552 या 545। तो क्वेश्चन नंबर 34 का भी आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। तो एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताएं कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा नागालैंड है और चौथा मणिपुर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट कि किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो उसका नाम है दिल्ली। कौन सा राज्य है स्टूडेंट, दिल्ली है या केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। तो इसमें जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल अधिक है, केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो इन 4 राज्यों में तुलना करें और किसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर पहला, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो एक बार प्रश्न और देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आप कहीं भूल रहे हो तो एक बार प्रश्न और दिखा देता हूं, एक बार प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, केवल इन 4 राज्यों में ही तुलना करनी है। ऑप्शन देख लीजिए अब। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु।
सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें, आंसर बताते रहें। चाहे आप गलत कमेंट करिए स्टूडेंट, गलत आंसर बताइए, मगर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन याद था या नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग कमेंट कर देंगे जल्दी। जो स्टूडेंट रह गए हैं कमेंट करने से वो कमेंट करें और बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक साक्षरता राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा राज्य या तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है या पश्चिम बंगाल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें। ऑल स्टूडेंट आपकी क्लास रोज होगी, चाहे मैं कहीं भी हूँ, घर पे रहूँ या रामपुर में रहूँ, कहीं भी रहूँ। और स्टूडेंट आपकी क्लास रोज लूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग रात शाम 8 बजे रोज़ आपको क्लास लाइव पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कॉपी किताब रख दो कभी बिल्कुल कि बंद करके कि हाँ कुछ नहीं होना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको रोज़ पढ़ना है और लाइव आना है शाम 8 बजे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मैंने आपको कल पूछी थी ये बात कि क्लास का टाइम 8 बजे सही है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि हाँ 8 ही बजे। तो ठीक है और स्टूडेंट मैं आपके कहने पे 8 बजे लाइव क्लास लूँगा और रोज़ लाइव क्लास 8 बजे ही होगी, ठीक है। मात्र 1 घंटे की 1 घंटा आप मेरे लिए निकाल लीजिए, ठीक है, आराम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। तीसरा ऑप्शन है भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग की वृद्धि। और चौथा ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग में गिरावट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होने वाला है आप लोग जरूर बताएं, कमेंट कर गए। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिखा देता हूं, आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है, सभी स्टूडेंट जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते रहें। स्टूडेंट ऐसे प्रश्न तो होते हैं जो आपकी याद नहीं होते हैं और आप इसे जल्दीबाजी में कुछ भी लगा कर आ जाओगे, तो यही जो चीज़ पढ़नी है आपको, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई थी। क्या हुआ था कि भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ कि भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। तो मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो बताएंगे मार्शल आर्ट डंबे तो स्टूडेंट किस महाद्वीप से संबंधित। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट एग्जाम देते रहते हैं उनसे एक बार जरूर मालूम बोले, जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उन्हें पता है कि हाँ ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है। अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि 39 के प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। डंबे, तो डंबे जो किस महाद्वीप से संबंधित है वो स्टूडेंट एक बार सभी कमेंट करें जल्दी।
आपको मैं 5 सेकंड और देता हूँ, आप लोग कमेंट करें जल्दी। चलिए, वेरी गुड। और स्टूडेंट सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, आप लोग सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो अमेरिका है, अफ्रीका है स्टूडेंट, सॉरी अफ्रीका। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता था, सभी नहीं जानते हो, तो और स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें कि असम में पारंपरिक घरों का रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल पर क्यों बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सन दूषण का खतरा, बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा, भारी सूखे का खतरा, या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा। और स्टूडेंट ध्यान रखना, असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट उन बच्चों के लिए जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। जो आपको नहीं पता है तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। तो और स्टूडेंट आप लोग सभी इन प्रश्नों को पढ़ के जाएं अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर हमसे वही प्रश्न पूछता है एग्जामिनर जो हमें नहीं पता होता है। तो बता देंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि असम में पारंपरिक घरों को रिस्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन था, एक बार फिर पढ़ रहा हूं, संदूषण का खतरा, बाढ़ का वन्यजीवों का खतरा, भारी सूखे का खतरा, या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग जल्दी से जल्द कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, हर शाम 8 बजे एक नए सेशन की तरफ चलेंगे हम रोज, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, हर शाम 8 बजे, हो सकता है कि आपके लिए कल या परसों आपको 100 प्रश्न भी प्रोवाइड कराऊंगा 1 घंटे के अंदर, मगर उस टाइम उसमें आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सोचने समझने का टाइम है। और स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता देंगे कि स्पीड सही है, अब ज़्यादा तेज तो नहीं है ना ज़्यादा धीमे, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि स्पीड कैसी है अब मेरी। तो अब तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार जरूर कमेंट करें कि सही पढ़ रहा हूँ, आपको टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑप्शन भी देख रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं एक एक ऑप्शन, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बाढ़ और वन्यजीव का खतरा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर वी हो जाएगा 40 का वी आंसर। नेक्स्ट है, पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, और चौथा है प्लेटिनम। तो बताएंगे पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे एक बार अच्छे से कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो आप लोगों ने कमेंट किया था, वेरी गुड स्टूडेंट, सभी का अच्छा क्वेश्चन था और आंसर भी सभी का सही था। और कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत लगा लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि ऑप्शन क्या लगाना है, क्या लगा दिया, तो इस ऐसे बात का ध्यान रखें, ऐसे पेपर में हो जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है, कि हम लगाना बीच आ रहे थे लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे को, तो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया, कौन सा? विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित, बताओ कितना अच्छा लोक नृत्य है। तो लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार है पहला ऑप्शन, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा झारखंड है, चौथा उड़ीसा है।
तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी कमेंट करेंगे स्टूडेंट, मैं आपका भी वेट कर रहा हूँ। तो बताएंगे कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य का संबंधित है। तो विदेशिया किस भारतीय राज्य संबंधित है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन है बिहार से। तो ध्यान रखना, लोक नृत्य विदेशिया जो संबंधित है वो किससे है ऑप्शन, तो बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए हो जाएगा बिहार। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन था कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य संबंधित है। तो बिहार से संबंधित है ऑप्शन, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है ऑप्शन। नए नए प्रश्न आपको रोज मिलेंगे देखने को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज शाम 8 बजे मेरे सेशन से जरूर जुड़ें। अगर आप दिल्ली पुलिस की वाकई में एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो ये सेट जरूर लगा कर जाएं और आराम से अपनी तैयारी को अच्छे यानी 4 चांद लगा लें अपनी तैयारी में और एक बार में ही नंबर आ जाएगा। तो राजवाड़ी के मेरी सबकी दुआ है, ठीक है, और आप लोग भी दुआ करते रहें रोज कि हाँ नंबर आना चाहिए, और नंबर आ गए भी ऑप्शन अगर आप मेहनत करोगे तो नंबर जरूर आएगा। ये सभी के साथ होता है, अगर आप लोग मेहनत करके जाते हैं तो नंबर जरूर आता है, ठीक है। चलिए, तो राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो मेघालय है, असम है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। कमेंट करते रहें, कमेंट ना रुके स्टूडेंट। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो स्टूडेंट, आते हैं और चले जाते हैं स्टूडेंट, पढ़ा करो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे जानते हैं और आप लोगों ने कमेंट भी किया, तो एक बार अच्छे से और आंसर देख लेंगे जिनका आंसर गलत जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो नागालैंड है स्टूडेंट, क्या है, नागालैंड है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जिन बच्चों ने अच्छा आंसर किया है वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते रहें, और जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं किया, गलत किया है, तो उसका आंसर ध्यान रखेंगे नागालैंड है। तो अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो नागालैंड में है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। वाह, गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन, बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बेसिक भी पूछ लेगा आपसे कोई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। तो रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या भारत है। तो ऑल स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है दुनिया में। दुनिया का पूछा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और इसका सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट करें स्टूडेंट, इतना वक्त नहीं है क्योंकि मुझे 50 प्रश्न ये भी पढ़ाने हैं, फिर आपको खाना भी खाना होगा स्टूडेंट। जो खाना खा चुके हैं वेरी गुड, जिन्होंने खाना नहीं खाया खाना भी खाएंगे अभी, और वो अपना और भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्योंकि उन्हें हिंदी रीजनिंग भी पढ़नी है। दिल्ली पुलिस में तो हिंदी नहीं है, खैर इंग्लिश रीजनिंग है, रीजनिंग में और अपना, ठीक है। और स्टूडेंट एक बार मुझे बता देना कि रीजनिंग में कौन से चैप्टर आपको कमजोर है, मैं करा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारा रीजनिंग का ये पोर्शन हमारा वीक है, तो मैं उसके सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप लोग एक बार सही देख लेना वीडियो को, आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बताएं मुझे कमेंट में, पहले तो आपने चैप्टर देख लेना, पहले अभी ऐसे मत कमेंट कर देना, पहला चैप्टर देखना, उस चैप्टर में जो भी चीज़ आपसे नहीं आती है दिल्ली पुलिस में जो आएगी और तुमसे नहीं आती है तो एक बार मुझे बताएं, फिर मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भूमि जो क्षेत्र है वो हमारा भारतीय है। कौन सा है, भारतीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन, सभी को पता है इसका बात का, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 की भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस, और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो आप लोग एक बार सही से देख लें। तो दो ऑप्शन इसके नीचे हैं, तो दोनों को मैं दिखा देता हूँ, एक रूस है और एक आयरलैंड है वो स्टैंड। तो आप लोग देख लें सही से। तो देखो, तो प्रश्न है हमारा कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो इसका आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है, जल्दी कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर। करिए कमेंट और स्टूडेंट जल्दी, 5 प्रश्न और बचे हैं इस सेशन के। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। यूनाइटेड किंगडम है पहला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरा ऑप्शन, तीसरा रूस है और चौथा आयरलैंड है। तो वेरी गुड ऑप्शन, जिसने कमेंट किया है वेल डन, गुड, गजब। अगर जिसने पहले प्रश्न का आंसर बताया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसका आंसर सही है कि यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो ली गई है किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, लवणीकरण, संयोजन, अनुमापन या किण्वन। तो बताएंगे इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कितना गजब क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पेपर में आ गया है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा इसका आंसर कि एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पहला ऑप्शन है लवणीकरण, लवणीकरण। दूसरा ऑप्शन है संयोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, देखो प्रत्येक ऑप्शन पढ़ते रहिए। लवणीकरण है, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अनुमापन और चौथा है किण्वन। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है कि एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। ठीक है, तो एक बार जरूर बताएं स्टूडेंट, वेरी मोस्ट प्रश्न लेकर आए हूँ आपके लिए। और तो इसलिए तो कहता हूँ कि एक बार कुछ भी ना तो एक साथ 1 घंटा हमारे साथ जुड़ कर देखो, रोज पता चल जाएगा कि हाँ कि आपकी तैयारी कितनी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा किण्वन विधि द्वारा। कौन सी विधि है, किण्वन प्रक्रिया है, उससे हम इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना, एथेनॉल का उत्पादन जो है किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है स्टूडेंट, सभी पढ़ेंगे और अच्छे से इसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामुदायिक सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। तो बताएंगे, पहला ऑप्शन है, दो और मिनिमाइज कर देता हूँ स्टूडेंट, आप देखिए। तो सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है RBI भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा है सेबी तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो NSE है, BSE है या RBI है या सेबी है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आप लोग अच्छे जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमें पता है क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सेबी हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। वेरी गुड, कितना गजब पे क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्या पूछा है कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है, बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस, अमीबा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सब स्टूडेंट कि किस बीमारी के कारण या किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। तो पहला ऑप्शन बैक्टीरिया है, दूसरा कवक है, तीसरा वायरस है, चौथा अमीबा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं कि किसके कारण खसरा की बीमारी होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी स्टूडेंट बताएं। खसरा, और ये बीमारी इस टाइम अभी चलन में थी पेश है, ठीक है, कुछ दिन पहले ये बीमारी चलन में और कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किसके कारण होती है, तो आप लोग सभी जानते हैं जो खसरा होती है। ये क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा कि सर ये वायरस की वजह से होती है। किसकी, वायरस की। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने आंसर बताया कुछ ने। जिन बच्चों ने आंसर नहीं बताया तो आंसर बताने की कोशिश करा करें, क्योंकि मैं आप सभी से कह रहा हूँ, आप लोग आंसर नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा स्टूडेंट, आप लोग जरूर आंसर बताया करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड, या 34 डिग्री सेंटीग्रेड, या 32 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं इसी से। तो सेंटीग्रेड पढ़ लो या सेल्सियस पढ़ लो, बताओ क्या पढ़ोगे आप। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताएंगे क्वेश्चन कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आ चुके हैं हम, जल्दी बता देंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कमेंट कर दो जरा, 2 मिनट आपके पास है, ठीक है, 2 सेकेंड, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जितने कमेंट आएंगे वही आंसर सही माने जाएंगे। एक बार कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। वेरी गुड ऑस्टन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑस्टन, आप लोग बहुत चालाक हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ऑस्टन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं। वेरी गुड, बताओ कितना गजब क्वेश्चन आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका आंसर सभी लोग करके जाएंगे कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। 10 थी, 8 थी, 6 थी, 12 थी। तो आप कितनी हैं और पहले कितनी थी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। 10 थी, 8 थी, 6 थी, 12 थी। और स्टूडेंट इसका आंसर सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता वो जरूर कमेंट करें। कितने स्टूडेंट को पता है इसका आंसर, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गजब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 है। और पहले थी 8 थी जब संविधान को अपनाया गया था, अब कितनी है एक बार बता दे कमेंट करके, कितनी है ऑप्शन, 12 है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट। अब हम आपको कल अगली वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है स्टूडेंट मैं कल आपके लिए 200 प्रश्न या 100 प्रश्न लेकर आऊँ, जो महम महारतन होगी दिल्ली पुलिस की। तो स्टूडेंट जो आपके साथ के बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनसे एक बार जरूर बता देना कि हाँ दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आप सभी को देने जाना है, ठीक है। और आपका कोई भी दिन हो स्टूडेंट, दीपावली का दिन हो या कोई भी दिन हो स्टूडेंट, और एक बात और बता देता हूँ लास्ट में चलते चलता, आपको सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको एडवांस हैप्पी दीपावली, ठीक है। सभी अच्छे दीपावली मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे खुशहाली के साथ, ठीक है, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, ठीक है। ये ज़िंदगी खुदा ने दी है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। कोई जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कर लेना पटाखों से। तो इसलिए मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छे से त्यौहार को मनाना, ठीक है, जल्दीबाजी में अपना कोई नुकसान मत कर लेना, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली और स्टूडेंट, और हैप्पी धनतेरस सभी को मुबारक हो, ठीक है। और स्टूडेंट चलिए आज का वीडियो का यहीं समापन करते हैं, और कल 8 बजे इसी टाइम हम फिर आपको मुलाकात होगी। चलिए स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भी छुट्टी ना करें, जिनका एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का तो बिल्कुल भी छुट्टी ना करें, रोज़ हमारे सेशन से जुड़े 1 घंटा। आपको कुछ ना तो 50 क्वेश्चन तो आपको दे रहे हूँ, और हो सकता है कि कल मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आऊँ 1 घंटे में ही, कुछ स्पीड को तेज कर लेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड स्टूडेंट, जुड़े रहें ऐसे ही मेरे साथ रोज, ठीक है। तो एक लास्ट में कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। बाय, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर और स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।